का डर वो रिसोर्स है जिसका शोषण करके एस्ट्रोलॉजर्स पैसा कमाते हैं, क्योंकि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। जॉब लगेगी या नहीं, शादी कब होगी, हमारा वीजा कब लगेगा, ऐसे सवाल हम एक बिजनेस करने वाले ब्रह्मचारी इंसान से पूछते हैं जिसका आज तक पासपोर्ट ही नहीं बना। फिर वो सो कॉल्ड समझदार इंसान उल्लू बनाओ और पैसा कमाओ की नीति पर चलते हुए बेचारे बेजुबान प्लैनेट्स पर इसका दोष लगाकर आपको खुश करने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसका गल्ला भर सके। वो कहते हैं ना, पेट लगायो पाप लगायो। फिर क्या, बेचारे शनि देव को कोसा जाता है जो शांति से अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्योंकि बाबा जी के हिसाब से उनकी दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और बाबा जी को पता चल चुका है कि आपने 3 हफ्ते पहले पकौड़े खाए और वो भी बिना चटनी के, और चटनी खानी तो बहुत जरूरी है। लो, कर दिया ना शनिदेव को नाराज। बस फिर क्या, कभी 2100 तो कभी 3100 की पूजा के लिए बाबा जी को आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को कन्विंस करने में कुछ मिनटों का ही समय लगा। बच्चा, मंगल बहुत ही परेशान कर रहा है तुमको, उपाय तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, अपना नाम बदल लो और मोती से धोती बन जाओ, क्योंकि तभी चमकेगा तुम्हारी किस्मत का सितारा। वैसे कितनी अजीब बात है ना, मंगल उन लोगों को कुछ नहीं कहता जो उस पर अध्ययन कर रहे हैं, उस पर बस्ती बनाने की तैयारी में है, बल्कि मंगल भाई साहब तो हम आम इंसानों को तंग करने में लगे हैं। और बस बाबा जी ही तो है जिनको मंगल की भाषा आती है, जो मंगल के मन में क्या चल रहा है हमें बता सकते हैं, वो भी बस हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ को देखकर। चलिए अब जान लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एक स्यूडो साइंस है। आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसी साइंस जो किसी भी बात का कोई दावा नहीं करती, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आप चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, वो अपनी कही किसी भी बात की गारंटी नहीं देने वाला। वहीं एस्ट्रोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना था कि आसमान में दिखाई देने वाले तारे और प्लैनेट्स हम पर अपना असर डालते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आसमान में चंद्रमा की पोजीशन का समंदर में उठने वाली लहरों को अफेक्ट करना। अब देखा जाए तो हम भी 70% पानी से ही बने हैं, तो इसका मतलब चांद हमें भी अफेक्ट करता है। वैसे बात तो बिल्कुल सही है ना। चलिए अब इस कमाल की इलॉजिकल बात के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। देखिए, मून सी में टाइड्स पैदा कर पाता है क्योंकि सी का मास बहुत ज्यादा है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ये दो बॉडीज के मासेस और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। मास जितना ज्यादा होगा और दूरी जितनी कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। अब आप जरा अपने मास को सी के मास से कंपेयर कीजिए और देखिए कि समंदर के मुकाबले आपका मास कितना कम है। आपके ऊपर चंद्रमा की ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो ना के बराबर है। और जैसे एक प्लास्टिक की बोतल में भरे पानी में चंद्रमा की वजह से कभी कोई लहर नहीं उठती, वैसे ही आपकी बॉडी पर भी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कोई प्रभाव नहीं डालती। अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्राचीन समय से चली आ रही है, तो इस विधि से बने बर्थ चार्ट्स में आपको सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स का रोल नजर आएगा जिन्हें नेकेड आईज से देखा जा सकता है। वहीं जहां एस्ट्रोलॉजी में इन प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट में लेकर एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली तैयार करता है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात ये है कि ये कैलकुलेशंस अर्थ को सेंटर मानकर की जाती हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी में तो सन सेंटर में आता है। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पुराने समय में लोग ऐसा मानते थे कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हो सकता है कि इस वजह से अर्थ को सेंटर में रखा गया हो। लेकिन इस पर एस्ट्रोलॉजी का फेवर करने वाले कहते हैं कि क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं, तो जैसा प्रभाव प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर डालेगी वैसा ही हम पर भी डालेगी। अब अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ हम पर लगाती है, फिर एस्ट्रोलॉजी में अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र क्यों नहीं मिलता और उसे अकाउंट में क्यों नहीं लिया जाता? इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में कुछ मिसिंग है जो इसको इनकम्प्लीट साइंस बनाता है। वहीं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं,
जैसे टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी। अब अगर हम टैरो कार्ड की बात करें तो इसमें तारे और प्लैनेट्स नहीं बल्कि कुछ कार्ड्स के जरिए आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें भी टैरो कार्ड रीडर अपनी कहीं किसी भी बात की गारंटी नहीं लेता और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले कार्ड रीडर्स के अकॉर्डिंग ये कोई साधारण कार्ड्स नहीं होते बल्कि इन कार्ड्स को टाइम टू टाइम चार्ज किया जाता है। साथ ही इन्हें डिटॉक्स भी किया जाता है ताकि इन कार्ड से जिसका भी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाए ये कार्ड्स उसकी हेल्प करें। तो क्या सच में चार्ज होने के बाद ये कार्ड्स जादुई बन जाते हैं या फिर ये प्रोबेबिलिटी का ही खेल है? चलिए मान लीजिए कि एक इंसान किसी पत्थर को रोज ये बोलकर चार्ज करता है कि वो कोई जादुई पत्थर है, तो क्या वो पत्थर सच में जादुई बन जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा बार बार बोलकर कि वो पत्थर जादुई है, हम खुद को पूरी तरह एश्योर करवा चुके होंगे कि वो पत्थर सच में जादुई बन चुका है, जबकि वो वैसा ही होगा जैसा वो पहले था और हमेशा वैसा ही रहेगा। किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव सोचना या ये सोचना कि ये चीज चार्ज्ड है और जादुई बन चुकी है बस हमारी साइकोलॉजी पर असर डालता है, चीजों पर नहीं। और इसीलिए टैरो कार्ड से की गई प्रेडिक्शंस बस प्रोबेबिलिटी का ही खेल नजर आती हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि नंबर्स और अल्फाबेट से हमारा पुराना नाता है और वो हमारी लाइफ पर अपना असर डालते हैं, जिस वजह से आपने बहुत से ज्योतिषियों को कहते सुना होगा कि अच्छे भविष्य के लिए अपना नाम बदल लो या फिर अपने नाम में एक लेटर एक्स्ट्रा ऐड कर लो, जिससे आपकी रूठी हुई किस्मत आपका साथ देने लगेगी। और हम में से बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन एक बात हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि नाम बदल लेने से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता, जो एक्चुअल में हमारी किस्मत लिखता है। चलिए अब कुछ फेमस प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर कुशल कुमार के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 18 जून 2024 को शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने इस डेट को आगे बढ़ा दिया और उनका कहना था कि या तो 26 जुलाई या फिर 28 जुलाई को वॉर की शुरुआत होगी, पर उस दिन भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और इसी के साथ ये प्रिडिक्शन बिल्कुल झूठ साबित हुई। वहीं फेमस एस्ट्रोलॉजर और साइकोलॉजिस्ट मिशेल गॉकलिन ने एथलीट्स के बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह के कुछ खास पोजीशंस पर होने का दावा किया, जिसे उन्होंने मार्स इफेक्ट का नाम दिया। वहीं जब उनकी कहीं इस बात पर रिसर्च की गई तो ये बात गलत साबित हुई। फिर साल 1969 में मार्स इफेक्ट देने वाले गॉकलिन ने ये कंक्लूड किया कि आसमान में दिखाई देने वाले सितारे ना तो हमारी किस्मत लिख सकते हैं और ना ही हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं साल 1958 में लंदन में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग करीबन 2000 बच्चों के 100 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्हें एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग बर्थ चार्ट को देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता था, को ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि ऑक्यूपेशन, एंजाइटी लेवल्स, मैरिटल स्टेटस, एग्रेसिवनेस, आईक्यू लेवल्स और एबिलिटी इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड रीडिंग। और ये रिसर्च कई सालों तक चली। इतना ही नहीं, जिन बच्चों पर ये रिसर्च की गई उनके जन्म के समय में कोई खास फर्क नहीं था, यानी कि उनका बर्थ चार्ट एक जैसा ही था और तो और उनमें कुछ ट्विंस भी शामिल थे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी यहाँ भी खुद को साबित नहीं कर पाई क्योंकि उन बच्चों में कोई भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिली। पर एस्ट्रोलॉजर भाई साहब आपकी कुंडली को देखकर जो बातें बताते हैं, आखिर वो आपसे इतना रिलेट कैसे करती हैं? और उन बातों के रिलेट करने का कारण है बार्नम इफेक्ट। अब बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें ऐसी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है जो हर एक इंसान की पर्सनैलिटी के साथ मैच होती हैं। जैसे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन आपको उसका उतना फल नहीं मिलता। आप समझदार होने के साथ साथ संवेदनशील भी हैं। जब कोई आपसे गुस्से से बात करता है या झगड़ा करता है तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है। अब ये वो बातें हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हमसे करते हैं और इन्हीं बातों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि बाबा जी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, क्योंकि उनकी बोली हर एक बात हमारी पर्सनैलिटी से मैच जो करती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को सबसे अलग समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम सभी ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। अब अगर आप इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें
तो ये बोली गई बातें हम सभी पर लागू होती हैं और हम सभी के लिए सही साबित भी होती हैं। और ज्योतिषियों की इसी टेक्निक की वजह से हम मान लेते हैं कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी भी हम में से कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो पूरा यकीन है एस्ट्रोलॉजी पर, क्योंकि मेरे साथ तो वही होता है जो हमारे बाबा जी बताते हैं। और बाबा जी का कहना है कि जो भी बुरी घटनाएं हमारे साथ होती हैं उनमें हमारे ग्रहों का दोष है। यानी कि अगर कल को आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें गलती आपके तेजी से कार चलाने की नहीं है, बल्कि उस प्लेनेट की है जिसके बुरे प्रभाव में आकर आपने ऐसा किया। वहीं अगर कोई चोर चोरी करता है तो इसमें गलती उस चोर की नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस पर शनि की 7.5 चल रही हो और जिसका पर्स चोरी हुआ इसमें गलती उसके केयरलेस होने की भी नहीं है, बल्कि उस मंगल ग्रह की है जो उस पर दृष्टि डाले हुए है। अब ये बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे अपनी पत्नी की पिटाई करने के बाद एक पति अपनी हरकतों का दोष खुद पर लेने की बजाय शराब को देता है और कहता है कि शराब के नशे में उसे पता नहीं चला कि कब उसने अपनी पत्नी को मारा। वैसे कमाल की बात है ना, शराब के नशे में कोई इंसान कभी अपनी बहन को नहीं मारता, अपनी बेटी को नहीं मारता, सिर्फ अपनी पत्नी को ही मारता है और फिर कहता है कि वो होश में नहीं था। अब ऐसा वो इंसान इसलिए करता है क्योंकि शराब की बोतल ये बात बोलकर नहीं बता सकती कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चलिए अब मान लीजिए कि ऐसा कोई इंसान पहुंचा एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बाबा जी क्या कहेंगे? वो उसे ये बोलने की बजाय कि उसे नशा मुक्ति केंद्र जाना चाहिए, वो उसे बताएंगे कि बेटा तुम शराब पीते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम पर राहु की दृष्टि पड़ चुकी है जिस वजह से तुम ऐसा करने पर मजबूर हो और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और जहाँ तक तुम्हारी पत्नी की बात है तो तुम्हारी कुंडली में ये बात साफ साफ लिखी है कि उसने पिछले जन्म में तुम्हारी खूब पिटाई की है, जिसका हिसाब उसे इस जन्म में मार खाकर चुकाना पड़ेगा। तो तुम राहु को शांत करने का उपाय करो, पत्नी को नहीं। बाकी ग्रह कलेश को शांत करने के लिए तुम नवग्रह पूजा करवाओ और हाँ, 1-2 अंगूठी पहन लो, फिर देखना कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही है वो पहला कारण जिस वजह से हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और ये कारण है एक्सेप्टेंस, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए, ना कि उसे उसकी कमियां बताई जाएं। और यही काम करते हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स। वो हमें हमारी कमियां बताने की बजाय हमारी कमियों का दोष ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर डाल देते हैं जो बोलकर सच बता ही नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारण की, और वो कारण है आपका डर। जी हाँ, हम सब लोग, वो चाहे मैं हूँ या आप, हम सभी को एक ही चीज से डर लगता है और वो है अनसर्टेनिटी, यानी कि जिंदगी का अनिश्चित स्वभाव, जिसे प्रिडिक्ट कर पाना हमारे लिए तो क्या किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन इस बात को भूलकर हम पहुंचते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि हम बस हर चीज को लेकर श्योरिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में क्या होने वाला है वो पहले से ही पता हो, और हमारे इसी डर का शोषण करते हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स। आप कभी भी इनसे कुछ पूछ लीजिए, ये हमेशा आपको ये हो सकता है जैसी दलीलों में उलझाएंगे। कभी आपको ये पक्का होगा या ऐसा ही होगा जैसी बातें आपके बारे में करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब जब इन्होंने 100% वाली भविष्यवाणियां की हैं वो गलत ही साबित हुई हैं। इसीलिए खुद को सेफ साइड रखते हुए ये लोग अक्सर 50% वाली बातें करते नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपको कोई महंगा उपाय ही बताएंगे, ये आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको बजट फ्रेंडली उपाय भी बताते हैं। और अगर आपके पास इनको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है तो ये कहेंगे कि बेटा अब कोई ग्रह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही नहीं, कभी कभी ये लोग आपको घर की शांति के लिए एंट्रेंस गेट पर कुछ दिए जलाने को भी बोल सकते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि दिए की जरूरत घर के एंट्रेंस गेट को नहीं, बल्कि हमारे मन को है। उम्मीद के दिए की जरूरत, आत्मविश्वास के दिए की जरूरत, निडरता के दिए की जरूरत, और सबसे बड़ा अंधविश्वास को खत्म करने के दिए की जरूरत। बिकॉज लाइफ इज ल्यूमिनस आउटसाइड ओनली व्हेन यू आर स्टेबल इनसाइड। और तीसरा कारण है बेरोजगारी और गरीबी, और ये एक सीरियस कंसर्न है। आज भी हमारे देश में लाखों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश की सरकार सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रही। ग्रेजुएशन कर चुके युवा नौकरी ना मिलने के कारण अवसाद के शिकार हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली उन्हें एक ही होप दिखती है, और वो है एस्ट्रोलॉजर्स। मेरी नौकरी कब लगेगी,
ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है, और ये हमारे देश के सिस्टम और सरकार की नाकामयाबी है कि पढ़े लिखे युवा भी अपनी एजुकेशन और टैलेंट से ज्यादा विश्वास एक एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी पर करते हैं। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में भी एस्ट्रोलॉजी पर लोगों का विश्वास कितना गहरा है। यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करें तो आपको लाखों की तादाद में ऐसे चैनल्स पर व्यूज मिल जाएंगे जो कि और कुछ नहीं, सिर्फ कामयाब शख्सियतों जैसे कि फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन और राजनेताओं की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। इनका कहना होता है कि फलाने सुपरस्टार की कुंडली में फलाना राजयोग है जिस कारण वो आज इस मुकाम पर है, लेकिन ये बात सिर्फ वो सुपरस्टार ही जानता है कि उसने कैसे दिन रात की मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। कामयाब लोगों को जानने से या उनकी कुंडलियों के विश्लेषण को सुन लेने से या उनके राजयोग पता कर लेने से आप कामयाब नहीं बन जाएंगे। आखिर तो आपकी मेहनत और लगन ही है जो आपको जिंदगी में मनचाहा मुकाम दिला सकती है। याद रखिए कि किसी भी ग्रह में आपकी मेहनत से ज्यादा ताकत नहीं है। और चौथा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, तंत्र मंत्र, टोटके और उपाय कोई आज के समय से हमारे समाज में नहीं आए हैं। सदियों से ये चीजें चलती आ रही हैं और इसका एक बड़ा कारण था हमारे देश के लोगों का अनपढ़ होना, जिसके कारण लोग आसानी से इन ज्योतिषियों के झांसे में आ जाते थे और उपायों के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर देते थे जो कि वो किसी नेक काम में लगा सकते थे। सरकार के भरसक प्रयासों के द्वारा आज हमारा समाज पढ़ा लिखा और सभ्य है, लेकिन फिर भी आज भी समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग इन ज्योतिषियों के द्वारा ठगा जा रहा है। लोग हर चीज का ज्ञान होते हुए भी एक अंधी श्रद्धा के चलते इनके जाल में फंस जाते हैं, और एक बार अगर कोई इस जाल में फंस जाता है तो फिर हजारों रुपए चढ़ाने के बाद ही ग्रहों से अपना पीछा छुड़ा पाता है। तो अगर आप भी किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी सूझबूझ और समझ से काम लीजिए, और याद रखिए कि किसी भी प्लेनेट में आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्ति और आपकी मेहनत से ज्यादा ताकत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।